अच्छा गया सर। थोड़ा बहुत मतलब पूरी डीबीपी नहीं हुए, आधे ही हुए, उस हिसाब से अच्छा गया। अच्छा, मार्क्स कितने आ रहे हैं? सर अभी अलजेब्रा में 14 आए थे, हम्म। और मतलब उसमें हो गया 14। अच्छा ठीक है। और एससीक्यू में 14 ही है। ओके, चलो। तो पेपर मैं मतलब मॉडरेट ही था पेपर तो, वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं था, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे और बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस ही थे। जो तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए होंगे अगर तुमने बुकलेट वगैरह पूरा पूरा सॉल्व किया है तो। हाँ सर, एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए उसमें भी। हाँ, डायरेक्ट भी थे एक दो क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 6 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, एंड 6 boxes ऑफ द कलर सेम एज दोज ऑफ बॉल्स। मतलब बॉक्सेस का कलर्स और बॉल्स का कलर सेम है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल्स वन इन ईच बॉक्स कुड बी प्लेस्ड सच दैट बॉल डज नॉट गो टू अ बॉक्स ऑफ हिज ओन कलर। ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तुमने? लेटर एनवलप वाला केस है ये, कि यस सर। कोई भी लेटर अपने एनवलप में नहीं जाना चाहिए, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 6, 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे ही चलता है। हाँ सर। तो बस ये फॉर्मूला यूज करना था और ये कैलकुलेशन करनी थी। कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ? हुआ एक सर। पे ही क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई हमारे पास डिफरेंट कलर्स की 6 बॉल्स है और उन्हीं 6 कलर्स के बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो ये लेटर एनवलप वाला केस है बेसिकली। और लेटर एनवलप वाले केस में डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े। जी सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 आइडेंटिकल बॉल्स इन 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। ठीक है, बॉल्स क्या है? आइडेंटिकल, और बॉक्सेस है डिस्टिंक्ट। तो ये केस तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो ये वाली इक्वेशन होती है x1 + x2 + x3, जिसमें x1 x2 x3 में जो सारी चीजें डालते हैं अपन, वो क्या होती है? आइडेंटिकल, और उनका समेशन कितना होना चाहिए? 8। यही फंडा यूज करते हैं। कुछ याद आ रहा है क्या? जी सर। ठीक है, और क्या बोला हुआ है? नन ऑफ द बॉक्सेस आर एम्प्टी, मतलब x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। और जब वैल्यू जीरो नहीं होती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? बताओ जल्दी। वो अंडा डंडा वाला। क्या फॉर्मूला आएगा? 8 - 1 C 3 - 1, यही हाँ आएगा सर, ना? वही वही वही। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 7C2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, 21 आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यस। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है जो भी है, बेसिकली स्टेयर्स है जिसपे 10 स्टेप्स है। ठीक है, अ पर्सन कैन गो अप द स्टेप्स 1 at a टाइम और 2 at a टाइम। मतलब या तो एक स्टेप चढ़ेगा वो, या 2 स्टेप चढ़ेगा, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड टूज। ठीक है, या तो एक चढ़ेगा या दो चढ़ेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच द पर्सन कैन गो अप टू द स्टेयर्स इज। तो जैसे पर्सन यहाँ पे है नीचे, उसको 10 स्टेयर्स चढ़ना है और यहाँ पहुंचना है, तो उसके जितने वो स्टेयर्स चढ़ेगा, जितने स्टेप्स वो लेगा, उन स्टेप्स का समेशन कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। सही बात है, तभी वो हाँ सर। ऊपर पहुंच जाएगा। 10 स्टेयर्स है हमारे पास, ऐसे स्टेयर्स पे 10 स्टेप्स है, और वो या तो एक स्टेप लेता है या फिर 2 स्टेप लेता है। ठीक है, तो जितने भी वो स्टेप लेता है, सारे स्टेप्स का समेशन जब 10 हो जाएगा, इसका मतलब वो यहाँ से टॉप पे पहुंच गया है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक्स क्या है? सिंगल स्टेप, कि उसने सिंगल स्टेप कितनी बार लिया, और वाई क्या है? डबल स्टेप, कि उसने 2 स्टेप कितनी बार लिए। तो सिंगल स्टेप में एक स्टेप कवर होगा, और डबल स्टेप में वाई मान लो उसने
2 बार डबल स्टेप लिए तो कितने स्टेप्स कवर होंगे, 4 स्टेप्स कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली एक बार डबल स्टेप लेने से डबल मतलब 2 स्टेप्स कवर होंगे। तो वाई वाई डबल स्टेप्स लेने से टोटल कितने स्टेप्स कवर हो जाएंगे, 2y। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो। और इसका समेशन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल 10 हमारे पास में स्टेप्स है जिनको क्लियर करके हमें ऊपर चढ़ना है। ये इक्वेशन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, इस इक्वेशन में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। नहीं हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अब सॉल्यूशन निकालने के लिए केस क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स और वाई की वैल्यू ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, या फिर वाई से ले लेते हैं क्योंकि वाई में 2 का फैक्टर आया हुआ है, तो वाई से इजी रहेगा। तो वाई को जीरो ले लिया मैंने, तो एक्स कितना चाहिए होगा, 10। वाई 1 ले लिया तो एक्स कितना चाहिए होगा, 8। वाई को 2 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 6। इसको 3 ले लेंगे तो ये कितना होगा, 4। इसको 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। एंड 5 ले लेंगे तो 0। ये सारे केसेस बनेंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे पहला केस है, पहले केस में क्या हो रहा है, वो 10 स्टेप ले रहा है सिंगल और डबल स्टेप ले रहा है 0। ठीक है, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा हमें कि वो, देखो ये ऐसे स्टेप्स होंगे ना, तो वो सिंगल स्टेप कहाँ पे ले रहा है, इधर ले रहा है, इधर ले रहा है, वो सारे डिफरेंट केसेस हैं। तो हमें सिंगल स्टेप्स को अरेंज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अरेंज हम कैसे करेंगे, टोटल कितने स्टेप्स है हमारे पास, 10 प्लस 0 दैट इज फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10 स्टेप्स आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 10। कोई डाउट? इसमें बेसिकली हम सिंगल डबल ऐसे है ना, उनको अरेंज कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, 10 सिंगल थे तो एस 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 ऐसे चल रहा है सब 10 टाइम्स, तो उसको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 1 ही होगा। सही बात है। और जैसे सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, 8 स्टेप्स है सिंगल, तो 8 बार सिंगल लिख दो एस एस एस, और एक है डबल। अब इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं हम, टोटल कितनी चीजें हैं हमारे पास, 9, तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 1, ये तो 1 ही है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर तीसरा केस जो है उसको कैसे करेंगे, 6 होगा सिंगल स्टेप, 2 होगा डबल स्टेप, तो टोटल कितने हैं, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2। ऐसे ही सारे स्टेप की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत इसमें? जैसे ये वाला केस है तो इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3। इसमें क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें सारे ही स्टेप्स कौन से हैं, डबल वाले। तो डी 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 को अरेंज करने का इसका एक ही तरीका होगा, जैसे यहाँ पे एक मेथड था ना, वैसे भी यहाँ पे भी एक ही तरीका होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये क्लियर है सबको? हाँ सर। और फिर इन सबको ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारे क्या है, केसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ कमिटी ऑफ 11 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। ठीक है, 8 हमारे पास में है मेल और 5 है फीमेल्स। इसमें से हमें कमिटी बनानी है। इफ m इज द नंबर ऑफ वेज द कमिटी इज फॉर्म विद एटलीस्ट 6 मेल्स। तो m क्या है, ये m वाले केसेस ले लेता हूं मैं। m वाले केसेस में क्या हो रहा है, एटलीस्ट 6 मेल्स, मतलब केसेस क्या बनेंगे, एटलीस्ट 6 बोला है, मतलब 6 मेल हो सकते हैं, 7 मेल हो सकते हैं, और 8 मेल हो सकते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग फीमेल कितनी होगी, हमें टोटल 11 मेंबर्स चाहिए, तो ये 6 है तो ये कितने होंगे, 5। और इसमें कितना हो जाएगा, 4। और इसमें हो जाएगा 3 फीमेल। तो ये 3 केसेस बनेंगे एम में। अब दूसरा क्या बोला हुआ है, एन। एन में क्या बोला है, नंबर ऑफ वेज द कमिटी इज फॉर्म विद एटलीस्ट 3 फीमेल्स। तो इधर मेल ले लेते हैं, इधर फीमेल ले लेते हैं। तो इसमें बोला है एटलीस्ट 3 फीमेल, एटलीस्ट 3 फीमेल मतलब 3 फीमेल, 4 फीमेल एंड 5 फीमेल। और अगर 3 फीमेल है तो 8 मेल होंगे, इधर कितने होंगे, 7 मेल एंड 6 मेल। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो 8 मेल 3 फीमेल वाला केस ये रहा,
फिर 7 मेल 4 फीमेल वाला ये रहा केस, और ये वाला केस ये है। मतलब इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही आनी है, तो इसका मतलब m और n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, m और n की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये हो सकता है फिर भी करेक्ट हो, बट ये ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो जाएगा, इसमें m और n की वैल्यू डिफरेंट है। कोई डाउट इसमें? तो क्या कंक्लूजन मिला, m इज इक्वल्स टू n। और m की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, फर्स्ट केस के लिए 8c6 मल्टीप्लाइड बाई 5c5। ठीक है, ये पहला केस हो जाएगा, 8 में से 6 सेलेक्ट करो, 5 में से 5 सेलेक्ट करो। सेकेंड केस क्या होगा, 8c7 मल्टीप्लाइड बाई 5c4। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, 8c8 मल्टीप्लाइड बाई 5c3। तो इसको कैलकुलेट कर लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर, इजी वाला था ये। चलो आगे देखते हैं फिर। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड ऑफ 3 hens, 4 ducks and 2 geese so that each combination has hens, ducks and geese। मतलब और बोला हुआ है कि सेम काइंड भी ऑल डिफरेंट है, मतलब तीनों हैंड डिफरेंट है, चारों डक डिफरेंट है एंड 2 गीज भी डिफरेंट है। ठीक है, और जब भी डिफरेंट चीजों को हमें सेलेक्ट करना होता है, वन और मोर सिलेक्शन, तब हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स है और मुझे वन और मोर सिलेक्शन करना है, तो क्या आंसर आता है, 2 power n - 1 आता है। ये पता है तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तो 3 hens को कैसे सेलेक्ट करेंगे, 2⁻³ - 1। और 4 ducks को कैसे सेलेक्ट करेंगे, 2⁻⁴ - 1। और 2 geese को कैसे सेलेक्ट करेंगे, 2⁻² - 1। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में यस आया सर। क्या? सर इसमें वही केस कैंसिल हो रहा है ना जिसमें वो 0 था सिलेक्शन। हाँ, वो वाला माइनस करें, क्योंकि देखो ये 2 power n कैसे आता है, जैसे hen 1 है, hen 2 है, hen 3 है। इसके लिए हमारे पास दो केस होंगे, सिलेक्शन और रिजेक्शन। इसमें भी सिलेक्शन और रिजेक्शन, सिलेक्शन और रिजेक्शन, तो यही दो 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 केस बनते हैं। बट इसमें एक केस वो भी आ गया जब मैंने इसको भी रिजेक्ट किया, इसको भी रिजेक्ट किया, इसको भी रिजेक्ट किया। ठीक है, तीनों रिजेक्ट हो गए, तो ये हमारा काम खराब हो गया। इसमें बोला था कि एटलीस्ट एक हैन तो होनी चाहिए हर कॉम्बिनेशन में, तो वो वाला केस मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया क्या? क्लियर हाँ है ये? सर। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट देयर आर 12 टीम्स। ठीक है, टोटल कितनी टीम है, 12, डिवाइडेड इक्वली इन 2 ग्रुप्स। तो ये ग्रुप किस तरह के बन जाएंगे, 6 6 के ग्रुप बन जाएंगे। टीम्स ऑफ ईच ग्रुप विल प्ले अ मैच अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये टोटल मैचेस देख लेते हैं हम। इसमें अल्टीमेटली पूछा क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस इन द वर्ल्ड कप इज 54। कैलकुलेट क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मैचेस ही होने चाहिए, बट नंबर ऑफ मैचेस ये 54 क्यों दे रहा है, आंसर 52 दे रहा है। पता नहीं सर, नहीं हुआ था उस वक्त। गजब चीज हो गई, तो क्वेश्चन में कहीं पे कुछ मैं मिस कर रहा हूँ या तुम्हें नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना कि क्या कैलकुलेट करना है इसमें। चलो छोड़ो, अपन नंबर ऑफ मैचेस देख लेते हैं। तो पहले राउंड में क्या होगा, 6 6 के दो ग्रुप बन गए। इसमें कैसे मैचेस होंगे, पहले ग्रुप में 62 मैचेस होंगे, जितनी डिफरेंट तरीके से हम दो टीम को सेलेक्ट कर पाएंगे उतने मैचेस हो जाएंगे। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में भी 62 मैचेस होंगे। करेक्ट है? कैसे ठीक है, सर? अरे 12 टीम्स थी, उनको 6 6 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसमें मान लो है ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, इंडिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, ऐसे रख दिया। कितने हो गए, 3 5, एक और ले लेते हैं, श्रीलंका को ले लेते हैं। ठीक है, अब इनके अलग मैचेस होंगे, इधर 6 टीम्स होगी, उनके अलग मैचेस होंगे, तो इनके कितने मैचेस होंगे, 6 टीम्स है, तो 6 में से 2 टीम को सेलेक्ट करोगे तो मैच हो जाएगा। हर टीम के अगेंस्ट मैच खेलेगी, ऐसे बोला हुआ है। तो इस ग्रुप के कितने मैच होंगे, 6c2, जितने डिफरेंट तरीके से हम 6 में हाँ से 2 सर। टीम सेलेक्ट करेंगे उतने मैचेस हो जाएंगे। दूसरे ग्रुप के भी कैसे मैचेस होंगे, 6c2, उसमें भी 6 टीम्स है। फिर क्या होगा,
कि दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीम्स जाएगी नेक्स्ट राउंड के लिए। तो नेक्स्ट राउंड में कितनी टीम पहुंचेगी, इधर से 3 टीम पहुंचेगी, इधर से 3 टीम, मतलब टोटल 6 टीम जाएगी नेक्स्ट राउंड में। तो उधर भी कितने मैचेस होंगे, 6C2। ठीक है, उसमें यस। अभी क्या हो रहा है, इन दिस राउंड ईच टीम विल प्ले अगेंस्ट द अदर्स वंस। ठीक है, हर टीम के साथ एक एक मैच होगा। फिर इसमें से जाएगी टॉप 4 टीम। तो टॉप 4 टीम कैसे मैच खेल रही है, सेमीफाइनल में पहुंच गई, वेयर ईच टीम विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर। फिर से वही हो रहा है कि चारों टीम जो है ना, टीम 1 2 3 4, अब 1 2 के साथ भी खेल रही है, 3 के साथ भी खेल रही है, 4 के साथ भी, ऐसे ही 2 3 के साथ में, मतलब सबके मैच हो रहे हैं आपस में। तो वहां पे 4 टीम्स है तो कितने मैच हो जाएंगे, 4C2। ठीक है, 4 में से 2 टीम को सेलेक्ट करेंगे तो मैच हो जाएगा। और फिर होगा फाइनल, द टॉप 2 टीम्स विल गो टू द फाइनल राउंड वेयर दे प्ले 1 मैच। तो उधर फाइनल में एक मैच हो जाएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप विल बी, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ मैचेस ये होंगे, इसको कैलकुलेट कर लो तो अपना आंसर आ जाएगा। 6C2 कितना होता है, 15। तो ये कितना हो गया, 45 + 6 + 1, तो कितना आएगा, 52 आ जाएगा। मेरे हिसाब से नंबर ऑफ मैचेस ही पूछना चाह रहा है वो, बट ये जो लाइन है ना, ये फालतू डाल दी है, इसको हटा दो। क्लियर। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस whose each coordinate is a negative integer such that x plus y plus z plus 12 इक्वल्स टू 0। और एक्स वाई जेड क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो मैं ऐसे कर दूं, एक्स वाई जेड को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी इक्वेशन देखी नहीं है, बट इक्वल टू 12 होता है वो इक्वेशन मैंने देखी हुई है। तो 12 को पॉजिटिव रखो और इनको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या बनेगा, -x प्लस -y प्लस -z इक्वल्स टू 12, ऐसा कुछ बनेगा। ये तो यस। सही है ना। अब ये और ये तीनों क्या बन गए, पॉजिटिव इंटीजर बन गए। ठीक है, ये तीनों क्या बन गए, पॉजिटिव इंटीजर्स। सर निगेटिव है ना। तो आगे माइनस है ना एक और, एक्स नेगेटिव इंटीजर है, उसके आगे माइनस लगा दिया है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा पूरा ब्रैकेट। हाँ सर, हाँ हाँ। समझ गया ये। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं इसको ऐसे बोल दूं, एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश इक्वल्स टू 12 वेयर एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना आता है, और पॉजिटिव इंटीजर है तो जीरो नहीं हो सकता ये। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखते थे, हाँ सर। n-1 तो आंसर कितना आ जाएगा, 11C2। तो 11C2 कितना होता है, 55। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, क्लियर है ये क्वेश्चन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर है, XYZ is a 3-digit number such that XYZ can be the sides of an isosceles triangle. Find the number of numbers XYZ। ठीक है, तो अब देखो XYZ है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो किसी भी दो की वैल्यू सेम होगी। तो पहले अपन केसेस ले लेते हैं और फिर XYZ में अरेंज कर देंगे नंबर्स को। ठीक है, जैसे मान लो एक केस आ गया 115। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये केस बना लेंगे और फिर अरेंज कर देंगे XYZ के बीच में। कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं सर। अरे। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड का समेशन तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। तो पहला मैं क्या ले लेता हूँ, पहले केस ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। और ये क्या बोला है, 3-डिजिट नंबर बोला हुआ है, इसका मतलब XYZ तीनों की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके 9 तक के बीच में ही होगी। क्योंकि XYZ ट्राइंगल की साइड्स भी है, इसीलिए जीरो को इग्नोर कर रहे हैं, जीरो कोई साइड नहीं होती है। ठीक है, जी सर। XYZ की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 9 तक कोई नेचुरल नंबर होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केस 1। केस 1 क्या हो जाएगा, दो वैल्यू ले लेते हैं 1 1। तो तीसरी साइड क्या हो सकती है, ट्राइंगल की दो साइड का समेशन तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। तो तीसरा केवल क्या केस बनेगा, 2 वाला केस बनेगा।
और वो भी ट्रायंगल बन पाएगा क्या, बताओ। सर बड़ी होनी चाहिए ना, हाँ, बड़ा होना 2 चाहिए, से ज्यादा। ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो थर्ड की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। बट इस केस में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसमें इक्विलेटरल कंसीडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, आंसर्स कौन सा मैच करता है उसके हिसाब से। क्योंकि क्लियरली इसमें मेंशन नहीं है कि आइसोसेलेस मतलब दो साइड सेम होनी चाहिए। तो कई बार कई कई जगह है ना, इसमें इक्विलेटरल को भी इंक्लूड किया हुआ रहता है। तो अपन लास्ट में इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इक्वल वाले केसेस होंगे। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकंड में क्या होगा, जैसे पहला केस क्या लिया मैंने, जब दो वैल्यू 1 है तो तीसरी वैल्यू देख ली। अब दूसरे केस में क्या करूंगा, दो वैल्यू ले ली मैंने 2 2, तो थर्ड साइड क्या हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है। इन दोनों का समेशन 1 2 3 से ज्यादा होगा, 4 आ गया तो इक्वल आ जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? यस सर। और तीसरा केस क्या होगा, जैसे मैंने 3 3 ले लिया, तो इधर तीसरी साइड की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5। सही बात है। हाँ। और ये ले लिया 4 4, तो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे ही फिफ्थ केस ले लेंगे, 5 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, समेशन 10 आ रहा है, तो फिर तो 5 6 7 8 सबके केस में सेम ही रहेगा। ठीक है, इधर चाहे 5 5 ले लो, 6 6 ले लो, 7 7 ले लो, ऐसे जो पांचों केस बनेंगे ना, 5 6 7 8 9, ये पांचों केस में इधर सब कुछ आ जाएगा, 1 2 3 अप टू 9। कुछ समझ में आया क्या? क्योंकि इसका समेशन क्या हो रहा है, 10 12, तो ये तो सारे उससे छोटे ही हैं, तो इधर सब कुछ आ सकता है। फिर यहाँ तक ये जो केसेस हैं वो क्लियर है कि नहीं है, बताओ। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसको असाइन करते हैं। सर वो फर्स्ट वाला 1 1 1 कैसे हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि कई कई बुक्स में क्या होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड सेम हो। तो तीन साइड सेम वाले को भी इंक्लूड कर लेते हैं वो आइसोसेलेस में, कई कई बुक्स में। तो अभी ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर जेई या ऐसा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता ना, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि हमें आइसोसेलेस लेने हैं, इक्विलेटरल एक्सक्लूड करने हैं। करेक्ट। लेकिन ठीक है सर। कई कई बुक में ऐसा दिया हुआ है कि वो मतलब इक्विलेटरल को भी ले लेते हैं साथ में। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, फिर अगर इक्विलेटरल को साथ में लेके आंसर आ रहा होगा तो देख लेंगे, और आइसोसेलेस वाला भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पीएनसी के क्वेश्चन में ना, अलग अलग बुक्स में कुछ कुछ चीजें ऐसी दे रखी है जिसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्लियरली मेंशन नहीं होता। बट जेई में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत क्लियरली उसमें मेंशन होता है, क्योंकि जेई को ना तुम्हारा क्वेश्चन गलत करवाने के लिए लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के तुम्हें गलत करवा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो वो टेंशन मत लो। बट बुक्स में ऐसा जनरली होता है, और ये क्वेश्चंस भी बुक से ही लिए हुए होते हैं कहीं ना कहीं, तो इसीलिए हमें दोनों केस देखने होंगे। कोई ठीक प्रॉब्लम है इसमें? सर। चलो, तो इधर से कितने केसेस मिलेंगे मुझे, एक केस मिलेगा केवल, जब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या हो, 1। और कोई ऑप्शन होगा क्या इसमें, नहीं बताओ। सर। नहीं होगा। अब देखो, जो दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या होगा कि अगर ये वाला केस बना 2 2 2, तो उसमें तो एक ही केस बनेगा जब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 2 हो। सही बात है। हाँ सर। बट अगर इस तीसरी वैल्यू मैंने 1 ले लूं या 3 लूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, 2 2 1। अब एक्स वाई जेड में इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं हम, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। इन तीन चीजों को मैं अरेंज कैसे कर पाऊंगा, तीन चीजें हैं जिसमें से दो आइडेंटिकल है, तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर पाऊंगा। सही बात है। यस। ठीक है, तो पहले सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा, दो तो मैंने 2 ले लिए, और तीसरी वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, 1 और 3। तो कितना ले सकता हूं मैं, दो वैल्यूज ले सकता हूं, और अरेंजमेंट कितने होंगे उसके, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो ये हमारा दूसरा केस आ जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। ये 1 क्यों लिया है, क्योंकि ये 2 2 2 वाला केस सेपरेट चलेगा, जिसमें तीनों आइडेंटिकल चीजें हो गई। और
2 2 1 और 2 2 3 ये दोनों केस सेम चलेंगे, क्योंकि इसमें दो चीजें आइडेंटिकल, तीसरी डिफरेंट है। तो उनका उनके लिए अलग कैलकुलेशन करी, आइडेंटिकल वालों के लिए अलग कैलकुलेशन करी। और ये सारे केसेस हम देख लेंगे, ये इक्विलेटरल वाले केसेस हैं। लास्ट में हम सबट्रैक्ट कर देंगे अगर हमें लगा कि आंसर इस हिसाब से दे रखा है। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है सर। तीसरा केस क्या होगा? 3 3 3 वाला सेपरेट केस ले लेता हूं मैं, इक्विलेटरल। और बाकी क्या हो जाएगा, हमारे पास चीजें कितनी है, 1 2 3 4, 4 केसेस बनेंगे। और हर केस कैसे अरेंज होगा, ऐसे ही दो आइडेंटिकल एक डिफरेंट, दैट इज फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। क्लियर सर। इसमें क्या हो रहा है, 4 4 4, ये वाला केस अलग ले लो, तीनों आइडेंटिकल वाला। और बाकी कितने केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। और ये लास्ट वाला केस देख लेते हैं। लास्ट वाले केस में क्या होगा, 5 5 5 वाला एक अलग केस बनेगा। और 5 5 और बाकी कितनी चीजें ले सकता हूं मैं, 8। और अरेंज कैसे होंगे, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? और ऐसे ऐसे कितने केसेस बन जाएंगे, 5 के लिए बनेगा, 6 के लिए बनेगा, 7 8 9, तो ऐसे 5 केस बनेंगे। तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। सर इसमें हम वो मतलब अभी 5 5 लिए, फिर 6 6 7 7, फिर आगे भी कंटिन्यू नहीं कर सकते? हाँ हाँ, 5 6 7 8 9 तक जाएगा ना, इसीलिए तो ये 5 से मल्टीप्लाई किया है। इसमें कौन कौन से केस आ रहे हैं, 5 वाला, 6 7 8 9, ये 5 केस आएंगे। ठीक है आगे, इसीलिए ये 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो सारे केसेस सेम होंगे। 5 5 के केस में भी तीसरी साइड 1 2 3 4 9 अप टू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका समेशन 10 हो गया, ये सारे 10 से छोटे हैं। फिर इधर आगे 6 6 होगा तो समेशन 12 हो जाएगा, और ये सारी वैल्यू 12 से छोटी है। कुछ समझ में आ गया क्या? हाँ सर, अब क्लियर। इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई किया है। और अब इसको कैलकुलेट कर लेना। अब 1 ऐड करने से 1 ऐड करने से आंसर 165 आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने इक्विलेटरल को भी साथ में ले लिया है। और 1 को हटाने से आ रहा है 165, मतलब उन्होंने आइसोसेलेस लिया है केवल। ठीक है, इक्विलेटरल को कंसीडर नहीं किया है। तो ये देख लेना, बाकी वैसे क्लियरली मेंशन करना चाहिए था। ठीक है। हाँ सर, अब क्लियर। 3 numbers from 1 to 15 are chosen randomly. Find the number of ways if no two of them are consecutive. ये क्वेश्चन किसी ने 1 2 दिन पहले डाउट सेशन में पूछा था। ठीक है, 15 चीजें हैं जिसमें से हमें दो नंबर्स, कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 3 नंबर्स को सेलेक्ट करना है। और कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। मतलब देखो, ऐसे कुछ 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। अब इधर मैं क्या डाल सकता हूँ, x1 नंबर डाल सकता हूँ, इधर x2 नंबर डाल सकता हूँ, इधर x3 एंड इधर x4। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने नंबर पड़े थे, 15 नंबर्स पड़े थे, जिसमें से ये मैंने पिक कर लिया है, ये पिक कर लिया है, ये पिक कर लिया है, और इनके बीच में होना चाहिए गैप। मतलब x2 कुछ नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, x3 भी कुछ नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, बट ये जीरो नहीं हो सकते। कुछ समझ में आ रहा है क्या? और इसके आगे भी हाँ नंबर हो सर। सकते हैं, इसके पीछे भी नंबर्स हो सकते हैं। और इन चारों का समेशन कितना होना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। इनका समेशन कितना होना चाहिए, टोटल 15 थे, उसमें से 3 मैंने पिक कर लिए, तो इनका समेशन कितना होना चाहिए, 12। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। और x1 की वैल्यू 0 हो सकती है, x4 की वैल्यू 0 हो सकती है, ये फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 की वैल्यू 0 चलेगी, x4 की वैल्यू 0 चलेगी, बट इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं चलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, और इसमें भी 1 ऐड कर देता हूँ, तो राइट हैंड साइड में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अब ओवरऑल ये भी क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, ये भी नॉन जीरो हो गया। अरे सही बात है ना, ये भी नॉन जीरो हो गया, अब ये भी नॉन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। ये पहले ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था। कोई प्रॉब्लम इसमें?
नहीं सर। अब इक्वेशन क्या बन गई, x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डैश इक्वल टू 14। तो अब x1, ये जो चारों डिजिट्स हैं वो चारों नंबर्स क्या हैं, नॉन जीरो है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला देखा था, 14 - 1c 4 - 1, यही होता है। जी सर। ठीक है, तो इससे इजीली आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13c3 हो जाएगा। चलें आगे। सर एक डाउट जी। है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर एक हाँ डाउट बोलो। है। सर हम्म। इसमें यहाँ पे तो कोई फिक्स था नहीं कि हम 1 to 15 नंबर्स को, मतलब 1 फिर 2 फिर 3, तो इसका मतलब यहाँ पे सारे नंबर्स डिस्टिंक्ट थे, तो यहाँ पे हम इसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से कर कैसे रहे हैं, नंबर्स तो आइडेंटिकल हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये नंबर्स नहीं ले रहे हैं हम। x1 क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स है। क्या है, नंबर ऑफ नंबर्स है। तो जैसे मान लो इधर x1 की वैल्यू 3 है, तो 1 1 1 ऐसे तीन आइडेंटिकल चीजें मैं x1 को दे रहा हूँ। समझ रहे हो, जब अपन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 लेते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं 15 आइडेंटिकल चीजों को तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो x1 क्या है, इससे पहले नंबर ऑफ नंबर्स। तो x1 की वैल्यू 5 है, मतलब आगे पहले 5 नंबर्स है। अब वो नंबर क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समझ में आया तुम्हें? यस सर, आप समझ में आया, थैंक यू सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन हैज 7 फ्रेंड्स। अ मैन एक्स हैज 7 फ्रेंड्स। 4 of them are ladies and 3 are men। ठीक है, नोट कर लेते हैं। एक्स है, उसके 7 फ्रेंड्स है टोटल, जिसमें से क्या है, 4 लेडीज है और 3 मैन है। और हिज वाइफ वाई हैज ऑल्सो 7 फ्रेंड्स। ठीक है, इसके भी 7 फ्रेंड्स है, जिसमें से कुछ लेडीज है कुछ मैन है। लेडीज कितनी है, 3 of them are ladies एंड 4 of them are men। ठीक है, अज्यूम एक्स एंड वाई हैव नो कॉमन फ्रेंड्स, कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एक्स एंड वाई टुगेदर कैन थ्रो अ पार्टी इनवाइटिंग 3 लेडीज एंड 3 मैन। ठीक है, टोटल कितने आने चाहिए, 3 लेडीज और 3 मैन आना चाहिए, सो दैट 3 फ्रेंड्स ऑफ ईच ऑफ एक्स एंड वाई आर इनवाइटेड टू द पार्टी। मतलब दो रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास इसमें, कि टोटल लेडीज भी 3 और मैन भी 3 होने चाहिए, ऑल्सो 3 फ्रेंड एक्स के होने चाहिए और 3 फ्रेंड वाई के होने चाहिए। तो ये सारे कंस्ट्रेंट को हम कंसिडर कर लेते हैं और एक साइड से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले में क्या किया मैंने, मैं एक्स के जो लेडीज फ्रेंड है उनको 0 बुला रहा हूँ पार्टी में, या 1 बुला सकता हूँ, या 2 या 3 या 4। इसके अलावा कोई केसेस बनेंगे क्या, यही केसेस बन सकते हैं। जी तो क्या सर। होता है इसमें, ठीक है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं, जो लेडीज फ्रेंड है उसमें से 0 1 2 3 4, यही चीज हो सकती है। अब अगर एक्स के 0 लेडीज फ्रेंड आ रही है, तो लेडीज 3 कंप्लीट करने के लिए वाई की तीनों लेडीज फ्रेंड को आना पड़ेगा। सही बात है। ऑल्सो अगर एक्स की 0 लेडीज फ्रेंड आ रही है, तो एक्स के 3 फ्रेंड कंप्लीट करने के लिए तीनों मैन को आना पड़ेगा। और इधर वाई में क्या हो रहा है, तीनों लेडीज आ गई है तो मैन नहीं आ सकते, क्योंकि टोटल इसके 3 होने चाहिए, इसके भी 3 होने चाहिए। कोई डाउट हो तो बोलो। सर लेडीज में फोर्थ कैसे आया, वो तो 3 ही आ सकते हैं ना। क्या क्या वापस बोलना। सर आपने जो लेडीज में लिखा है वहां पे 0 1 2 3 4 तक गए हैं, पर वो तो 3 तक जाएगा। हाँ, ये लास्ट में केस रिजेक्ट कर देंगे। मैं सारे ऑप्शन देख रहा था कि लेडीज में क्या क्या हो सकता है। 4 लेडीज है ना, तो 0 1 2 3 4 हो सकता है। अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं होगा उस केस को हटा देंगे। एक साइड से ओके पहले सर। लिख दिए सारे, ठीक है, ताकि कोई मिस ना ओके सर, समझ गया हो। समझ गया सर। चलो, अगर इधर 1 लेडीज है तो इधर लेडीज कितनी होनी चाहिए, 2, ताकि टोटल 3 हो जाए। और इधर 1 लेडीज है तो 2 मैन को आना पड़ेगा, इधर दो दो लेडीज है तो 1 मैन को आना पड़ेगा। इस तरीके से सारे अरेंजमेंट चलेंगे। जैसे 2 लेडीज है तो 1 मैन, और 2 लेडीज इधर है तो 1 लेडीज इधर तो 2 मैन इधर। अब 3 है तो इधर 0, और इधर कितना हो जाएगा, 0 और इधर 3। और 4 हो नहीं सकता जैसे तुमने बोला, क्योंकि मैक्सिमम हमें 3 लेडीज ही अलाउड है और 3 मैन ही अलाउड है। तो 4 केस बन गए हमारे, और ये चारों केस तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम इसमें?
बोलो। नहीं ठीक सर। है ना। अब इजीली कर सकते हैं, 4 में से 0 सेलेक्ट करो, 3 में से 3 करो, 3 में से 3 करो, 4 में से 0 करो, ऐसे ही 4C1 3C2 3C2 4C1, ऐसे चारों केसेस को कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल इजीली आंसर आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ए बी सी डी इन विच नीदर ए बी नॉर सी डी कम्स टूगेदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, टोटल केसेस माइनस टुगेदर कर देता हूं। अब टोटल केसेस क्या होंगे, चार चीजों को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, फैक्टोरियल 4। और उसमें से टुगेदर वाले केसेस कौन से होंगे, टुगेदर में क्या हो सकता है, या तो ए बी टुगेदर हो सकता है, या सी डी टुगेदर हो सकता है, या दोनों टुगेदर हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ए बी टुगेदर वाले केसेस कितने होंगे, ए बी को टुगेदर ले लो, मतलब टेप कर दो, तो कितनी चीजें हो जाएगी अरेंज करने के लिए, 3 चीजें। और ए बी इंटरनली भी अरेंज हो सकता है, तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और सिमिलर केस बनेगा किसका, सी डी टुगेदर हो, वो भी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। बट इन दोनों में वो केसेस भी आ गए जब ए बी और सी डी दोनों ही टुगेदर हैं, तो उन केसेस को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार इधर और एक बार इधर 2 बार ऐड हो गए। तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा केस लेना पड़ेगा, ए बी भी टुगेदर हो सी डी भी टुगेदर हो, तो इनको भी टेप कर दो, इनको भी टेप कर दो, तो अरेंजमेंट की चीजें कितनी होगी, फैक्टोरियल 2। और ए बी इंटरनली अरेंज हो सकता है, उसके लिए फैक्टोरियल 2, और सी डी इंटरनली अरेंज हो सकता है, उसके लिए फैक्टोरियल 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो बोलो। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। नो डाउट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विमेन एंड सम मैन पार्टिसिपेटेड इन अ चेस टूर्नामेंट। ठीक है, तो एक चेस टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें 2 विमेन है और सम मैन है, सम मैन मतलब नंबर ऑफ n मैन ले लेता हूं मैं। ठीक है, इन in which every participant played 2 games with each of the other participant. ठीक है, if the number of games that the men play between themselves, मतलब मैन आपस में कितने गेम खेलेंगे, NC2। ठीक है, और क्या बोला है, एवरी पार्टिसिपेंट प्ले 2 गेम्स विद ईच अदर। ठीक है, तो मैन में आपस में कितने मैचेस होंगे, NC2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, जितनी डिफरेंट टाइप से हम 2 मैन को सेलेक्ट कर पाएंगे उससे डबल गेम हो जाएंगे, क्योंकि हर कपल दो गेम खेलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला हुआ है, इफ द गेम्स दैट मैन प्लेड बिटवीन देमसेल्फ, दैट इज ये वाले, एक्सीड्स द नंबर ऑफ गेम्स दैट मैन प्ले विद द वुमेन। तो मैन जो वुमेन के साथ गेम खेलते हैं वो कैसे होगा, एक मैन को सेलेक्ट करो, एक वुमेन को सेलेक्ट करो, और उनके बीच में 2 गेम हो जाएंगे। और ये एक्सीड करता है इसको किस नंबर से, 66 से। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन में नो सर। क्लियर है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, n(n-1/2), 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4n इक्वल्स टू 66। तो ये कितना आ जाएगा, n² और -n-4n, तो -5n-66 इक्वल्स टू 0। 66 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 11 एंड 6। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 कॉमा -6 आ जाएगी। ठीक है, और माइनस नेगेटिव में तो मैचेस हो नहीं सकते, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो 11 मैचेस हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, 11 मैचेस क्या, 11 नंबर ऑफ मेन पार्टिसिपेंट होंगे इसमें। कोई डाउट इसमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ पैलिंड्रोम इज अ वर्ड। पैलिंड्रोम तो पता है तुमको, क्वेश्चन करवाया होगा क्लास में। पैलिंड्रोम पता है ना, कि जैसे ये s इस s के इक्वल होगा, इधर o है तो इधर o आएगा, और बीच में l है तो वो ऐसे ही रहेगा, मतलब बेसिकली सिमेट्रिक होगा वो वर्ड। क्लियर है ये पैलिंड्रोम वाला कंसेप्ट तो। ठीक है सर। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ पैलिंड्रोम दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स दीज। अब देखो इसमें d कितनी बार आ रहा है, 4 बार, C आ रहा है 3 बार, ये भी आ रहा है 4 बार, ये भी आ रहा है 2 बार।
तो इसको सिमेट्रिक रखने के लिए बीच में सी डालना पड़ेगा मुझे। मिडिल नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि सी ऑड टाइम्स आ रहा है। सी कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, जो कि एक ऑड नंबर है, तो बीच में सी होना पड़ेगा, तभी सिमेट्री बन पाएगी। अब फिर जो बचे हुए 2 सी है उसमें से एक सी इधर रहेगा, एक सी इधर रहेगा। 4 डी है, उसमें से 2 डी इधर रहेंगे, 2 डी इधर रहेंगे। फिर इधर 4 बी है तो 2 बी इधर रहेंगे, 2 बी इधर रहेंगे। और ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो एक ए इधर रहेगा, एक ए इधर रहेगा। तो ये इधर होंगे, ये इधर होंगे, और सी बीच में रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब ये कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल कितनी चीजें हैं ये, 6 डिवाइडेड बाय, जिसमें से 2 आइडेंटिकल बी है और 2 आइडेंटिकल डी है। तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड के। और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड अरेंज होगी, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी। जैसे इधर ए है तो इधर ए होना पड़ेगा, इधर बी है तो बी होना पड़ेगा, इधर फिर से बी है तो फिर से बी आना पड़ेगा। तो जैसे ही राइट हैंड साइड अरेंज हुई, लेफ्ट हैंड साइड अरेंज हुई, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट हैंड साइड अरेंज होने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 1। कोई दिक्कत इसमें? सर वो बीच का सी। बीच का सी तो फिक्स है ना, सी को ही इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि सी ऑड ऑड नंबर में दिया हुआ है। बाकी सारे इवन नंबर में है, तो उनको 50-50 करना पड़ेगा। अब सी क्या है ना, ऑड नंबर्स में दे दिया है, तो उस सी को इधर ही रखना पड़ेगा, एक सी को, क्योंकि 3 का 50-50 कर नहीं पाएंगे हम। ठीक है सर। अगर 2 चीजें हमें ऐसी दे रखी होती ना, मान लो सी भी 3 बार दे रखा होगा और होता, और बी भी 3 बार दे रखा होता, तब हमें चूज करना पड़ता कि मैं सी को मिडल में रखूं या बी को मिडल में रखूं। तब हम इसके सिलेक्शन करते। कुछ समझ में आया? हाँ सर। सर तब पैलिंड्रोम बनता कैसे, अगर 2 बार 2 ऑड आ जाते? हाँ, वो भी चीज है। पैलिंड्रोम बनता ही नहीं, या 2 बार मत लेके 3 बार ले लो, चलो। तो 3 बार लेने से बन तो सकता था, ठीक है। तो उसमें हमें चूज करना पड़ता कि बीच में किसको डालना है। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The number of words of 4 letters that can be formed with the letters of the word IIT JEE। ये किसी ने 2-3 दिन पहले पूछा था डाउट सेशन में, इसी टाइप का क्वेश्चन, कि जब आइडेंटिकल लेटर्स हो तब हम नंबर्स कैसे बनाते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा कि इसमें केसेस बनाने पड़ते हैं हमें। याद आ रहा है कुछ? अगर ऐसा कुछ दे रखा हो और इससे हमें नंबर ऑफ वर्ड्स पूछे, अब 4 लेटर्स है, डायरेक्टली मैं 6C4 तो नहीं कर सकता, कि आइडियल है ये। बनाएंगे केस 1 क्या होगा, 2 आइडेंटिकल एंड 2 आइडेंटिकल, ठीक है, ऐसी चीजें लेनी है। तो 2 आइडेंटिकल कैसे ले सकते हैं? एक ही केस होगा, आई आई को ले लो, ई ई को ले लो। तो इससे कितने वर्ड्स बनेंगे, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इसमें कोई प्रॉब्लम? या फिर क्या कर सकते हैं, 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिफरेंट। तो उसमें कैसे वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे एक आई आई को ले लिया और एक ले लिया टी जे। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय केवल 2 जो आइडेंटिकल है उसके लिए 2 आ जाएगा। बट इसका सिलेक्शन कैसे होगा, पहले सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। अब 2 आइडेंटिकल लेने हैं तो मैं आई वाला ग्रुप भी ले सकता हूँ, ई वाला ग्रुप भी ले सकता हूँ, तो उसके लिए क्या आएगा, 2C1। और फिर मान लो मैंने आई आई वाला ग्रुप ले लिया, तो जो 2 डिफरेंट नंबर्स लेने हैं वो उसमें मैं टी जे ई तीनों में से कोई भी 2 नंबर ले सकता हूँ, तो वो आ जाएगा 3C2। और फिर उसका अरेंजमेंट का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो कोई दिक्कत हो तो। नहीं सर। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, ऑल डिफरेंट। तो ऑल डिफरेंट वाला केस क्या बनेगा, 4 ही हमारे पास डिफरेंट लेटर्स है और चारों ले लो, मतलब 4C4। और उनको अरेंज कैसे करेंगे, चारों डिफरेंट होंगे तो फैक्टोरियल 4। तो इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नहीं सर।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा था? नेक्स्ट है 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो, द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सिटेड व्हेन गर्ल्स आर सेपरेटेड। ये तो क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है। गर्ल्स को सेपरेट रखना है तो पहले बॉयज को बिठा दो। बॉयज कैसे बैठेंगे लाइन में? फैक्टोरियल 6 वेज से। और फैक्टोरियल 6 वेज से बॉयज बैठेंगे तो जगह कितनी बनेगी? 7। उन 7 में से 6 जगह को सेलेक्ट करो और उसमें गर्ल्स को भी बिठा दो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। बिल्कुल इजी है, इसमें तो इशू ही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रंस रिस्पेक्टिवली 3 गर्ल 1 बॉय। दूसरा क्या है? 2 गर्ल 2 बॉय। एंड तीसरा है 1 गर्ल 3 बॉय। 1 चाइल्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, हर ग्रुप से एक एक चाइल्ड को सेलेक्ट करना है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इफ कंसिस्ट ऑफ 1 गर्ल 2 बॉय। ठीक है, तो अब गर्ल का सिलेक्शन इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है। तो पहला केस क्या बनेगा? गर्ल बॉय बॉय। दूसरा केस क्या बनेगा? बॉय गर्ल बॉय। तीसरा केस क्या बनेगा? बॉय बॉय गर्ल। तो इधर से गर्ल कैसे सेलेक्ट करोगे? 3C1। ठीक है, ये कितने तरीके से कर सकते हैं? 3C1। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। 3C1। इधर बॉय कैसे सेलेक्ट करोगे? 2C1। इधर से कैसे सेलेक्ट करोगे बॉय? 3C1। सिमिलरली दूसरा केस, यहाँ से बॉय कैसे होगा? एक ही तरीके से सेलेक्ट हो सकता है, एक ही बॉय है। इधर गर्ल कैसे होगी? 2C1। इधर बॉय कैसे होगा? 3C1। यहाँ पे बॉय 1, यहाँ पे बॉय 2C1 और यहाँ पे गर्ल गर्ल कैसे होगा? 1 तरीके से। ठीक है, अब इसको, ये पहला केस है, इनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर तीनों केसेस को ऐड कर दो। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 डिफरेंट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, इन सच अ वे दैट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द 3 elder children is even and youngest one is received one toy more। मतलब जो 3 बड़े बच्चे हैं उनको इक्वल नंबर ऑफ टॉयज मिलेंगे और जो सबसे छोटा वाला है उसको एक टॉय ज्यादा मिलेगा। तो 9 के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकते हैं? 2 2 2 3। 3 बड़े वालों को इक्वल नंबर ऑफ और छोटे वाले को 3 टॉय। कोई प्रॉब्लम इसमें? मैं नहीं सर। तो 9 टॉयज के 4 ग्रुप बनाने हैं मुझे। ठीक है, 2 2 2 और 3 के ग्रुप। और क्योंकि 3 ग्रुप आइडेंटिकल है तो एक फैक्टोरियल 3 डिवीजन में आएगा। और हमें ये ग्रुप बनाने के बाद में उनको 4 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, जिसमें से ये जो 3 वाला है ना, ये डायरेक्टली चला जाएगा कौन से बच्चे को? सबसे छोटे वाले को। बट इन तीनों को बड़े वाले 3 में अरेंज भी करना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए एक फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये क्लियर है? अरे बोलो। सर थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार देख लेते हैं फिर से, थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ देखो। अच्छा सर, यहाँ पे जो तीनों जो एल्डर थे वो तीनों ही अलग एज के थे, इसलिए यहाँ पे नीचे फिर से 3 फैक्टोरियल आया। नहीं, जब भी हम डिवीजन करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं ना, तो अगर आइडेंटिकल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ग्रुप में, तो जैसे 3 ग्रुप आइडेंटिकल बन रहे हैं 2 2 2 साइज के, तो मुझे फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तुमने पढ़ा होगा ना डिवीजन में, या हाँ तुम्हें ये थोड़ा सर। डिफरेंट तरीके से पढ़ाया शायद? हाँ सर, हाँ थोड़ा सर। एक्चुअली डिफरेंट तरीके से पढ़ा है सर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारे तरीके से सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, 9 डिफरेंट चीजों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिसमें 2 2 2 एलिमेंट हो और एक चौथे ग्रुप में कितने एलिमेंट हो? 3। और फिर उनको इन्हीं 4 लोगों में डिवाइड करना है, जिसमें 3 कहाँ जाएगा वो फिक्स है। ठीक है, 3 किसको मिलना है? जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है उसको 3 का सेट मिलने वाला है। और जो ये 2 2 2 वाले सेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे एल्डर 3 चिल्ड्रंस में। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो वो तुम्हारे मेथड से सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि
एक से ज्यादा मेथड देखोगे तो कंफ्यूजन होगा। अगर एक मेथड में तुम कॉन्फिडेंट हो, क्लियर है, तो फिर उसी मेथड से जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। चलो आगे बढ़ते हैं। The number of ways in which one can post 5 letters in 7 letter box। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। पहले लेटर के पास में कितने ऑप्शन होंगे? 7 ऑप्शंस होंगे। ऐसे ही दूसरे लेटर के पास में भी 7 ऑप्शन, तीसरे के पास भी 7 7 7। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 7 पावर 5। इसमें तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी है। तो एक लेटर बॉक्स में मोर देन 1 लेटर्स जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो शेयरेबल अनशेयरेबल वाला केस है ये। क्लियर? सर आप वो नेक्स्ट इज दूसरा पेपर भी बताने वाले हैं ना, क्योंकि जो मैंने पेपर दिया वो थोड़े से क्वेश्चन अलग थे उसमें। 2 पेपर? दूसरा पेपर कौन सा है? नहीं सर, जो मैंने दिया वो अलग है। पीएनसी का ही पेपर था वो भी? हाँ, वो पीएनसी का ही दिया, कौन से हाँ अलग सर, बैच? क्वेश्चन थे। मतलब 2 पेपर थे वहाँ पे हमारे वाले में क्वेश्चंस थोड़ा अलग है, मतलब अलग क्वेश्चंस आए हैं, ये वाला अलग क्वेश्चंस। हमारा वाला मतलब एक ही सर पेपर अराइज था? बैच का क्वेश्चंस थोड़े मतलब अलग थे, अराइज बैच के क्वेश्चंस काफी अलग थे इनसे। अच्छा यार, उनको एक पेपर रखने का बोला हुआ था। ठीक है चलो, ये वो वाला पेपर मैं आज नहीं डिस्कस करने वाला। मेरे को अभी यही पेपर मिला है, क्योंकि उन्होंने उनसे पेपर मांगा मैंने, तो मुझे यही पेपर मिला है। तो मैं चेक करता हूँ कि दूसरे बैचेस में, क्योंकि 11th के भी 4-5 बैचेस हैं। सिलेबस सेम चलता है, बट पेपर शायद तुम्हें अलग अलग दे दिए, अलग अलग बैचेस के हिसाब से। राइट, यही हुआ है ना? यस सर। तो हाँ अगर आप अरे मतलब उन बैचेस के अलग अलग पेपर्स के भी आप सेशन रख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। हाँ, वो वाला पेपर ज्यादा टफ था इसके कंपैरिजन में, दूसरा वाला। थोड़ा क्योंकि अलग था वो देखा सर। नहीं मैंने अच्छा ठीक है, तो उसका भी रख देंगे, कोई इशू नहीं है। मुझे आइडिया नहीं था, नहीं तो आज ही 2 सेशन रख देते, क्योंकि सन क्लासेस भी ऑलरेडी इतनी ज्यादा होती है कि उसमें स्लॉट ढूंढ पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं कि उसका भी रख दे जल्दी से जल्दी। ओके सर। सर वो मिडनाइट सेशन रख दो ना, वैसे तुम्हारी भी आवाज कट गई है, आवाज नहीं रहती है आगे तो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, वापस बजे बोलो। अगर रखे तो चलेगा। हाँ क्या सर, बोल रहे अब हो? यार ये हाँ अभी आ रही है, बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि 10:30 तक तो रहता ही है क्लास, तो फिर हम्म, मतलब 11 बजे अगर रखे तो भी चलेगा। हाँ 11 PM रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कल 11 सर PM रख फिर, देते हैं। हाँ सर कल ही रखिए, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन और भूल जाते हैं तो फिर वो हाँ डिस्कस करने का मन ही नहीं होता। हाँ यस सर, यस सर। अच्छा होगा ठीक है, रखना। कल 11 PM रख देते हैं, तुम्हारा फिक्स कर लेते हैं स्लॉट। ठीक है, हाँ सर, चलो आज थैंक यू। मैं मॉर्निंग में मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में। चलो, a rack has 5 different pair of shoes. The number of ways in which 4 shoes can be chosen from it so that there will not be a complete pair। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। 4 जूते चाहिए मुझे, 5 का पेयर है, मतलब 5 पेयर है हमारे पास। तो किसी एक पेयर में, एक तो पेयर पूरा ही मिस हो जाएगा, और बचे हुए 4 पेयर में से एक एक शूज आएगा। यही सिचुएशन बनेगी, करेक्ट है? हाँ सर। तो 5 में से एक पेयर सेलेक्ट करो, उसको साइड में कर दो, उसमें से कुछ भी नहीं लेना। और जो बचे हुए 4 पेयर्स हैं, उसमें क्या करेंगे? हर पेयर में से एक एक जूता उठाएंगे। 2C1 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 2C1। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। हल है? ठीक है, तो इजीली आंसर क्या आ जाएगा? 16 × 5 दैट इज 80। आगे बढ़े। जी। The number of 6-digit odd numbers greater than 600,000 can be formed from the digits this if no repetition of digits is allowed। ठीक है, चलो रिपीटेशन अलाउड दे दिया है, और इससे बड़ा नंबर चाहिए और ऑड नंबर चाहिए। तो इससे बड़ा चाहिए तो पहला डिजिट कितना होना चाहिए? और 6 डिजिट का ही चाहिए। ये भी 6 डिजिट का है, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन कौन आ सकता है? 6 से ज्यादा। 6 7 8 9 तक है, तो ये चारों आ सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे, और रिपीटेशन हाँ अलग सर। है। तो यहाँ कौन कौन आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। 6 में से कोई भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 6 में से कोई भी, 6 में से कोई भी, 6 में से कोई भी।
सही बात है। हाँ यस सर। सर। और यहाँ कौन कौन आएगा? ऑड नंबर बोला हुआ है, तो ऑड कौन कौन है? 5, 7, 9। तो इधर 3 में से कोई एक आएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। यस। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। हाँ सर, वो यस सर। टीवी भी कर लिया। चलो, तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। बट इसमें से एक नंबर कौन सा होगा? ये खुद होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ये खुद होगा क्या नंबर? नहीं होगा। देखो एक बार, ये नंबर नहीं होगा ना, क्योंकि हमने लास्ट में क्या रखा है? 3, मतलब 5, 7, 9 ही रखा है, तो यहाँ पे 0 आ नहीं पाएगा, तो ये नंबर होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये नंबर होता इंक्लूडेड, तो हमें क्योंकि बोला हुआ है कि ग्रेटर देन ये 6 लाख होना चाहिए, तो इस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, -1 करना पड़ता। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। क्लियर है? आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स सच दैट सम ऑफ देयर क्यूब्स इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, उनके क्यूब का समेशन क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। तो मतलब x³ प्लस y³ इक्वल्स टू 8n होना चाहिए। अब देखो आया ना, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चाहिए, पहले ना इसको ब्रेक करो, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करो। तो x क्या क्या हो सकता है? या तो ऑड नंबर हो सकता है या इवन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो कि अगर दोनों ऑड है तो क्या सीन बनेगा, एक ऑड एक इवन है तो क्या सीन बनेगा, और दोनों इवन है तो क्या सीन बनेगा। ये इतनी चीजें पहले पता कर लो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट केस क्या लिया? इवन इवन ले लेते हैं, क्योंकि इवन इवन से क्या होगा, हमें इजीली पता है कि ये भी 2 का मल्टीपल होगा, ये भी 2 का मल्टीपल होगा। तो दोनों का क्यूब करेंगे तो ये 8 का मल्टीपल आएगा, ये भी 8 का मल्टीपल आएगा, तो 8n हो जाएगा। मतलब ये केस ऑलवेज ट्रू होगा। कुछ समझ में आया क्या? बोलो। अगर x भी इवन नंबर है, y भी इवन नंबर है, तो दोनों का क्यूब का समेशन हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि x में 2 का फैक्टर है तो क्यूब में 8 का फैक्टर होगा, y में 2 का फैक्टर है तो y क्यूब में 8 का फैक्टर होगा, और वो फैक्टर कॉमन आ जाएगा और 8n फॉर्म बन जाएगी। फिर सेकंड केस लेते हैं, इवन प्लस ऑड। अगर एक इवन है एक ऑड है, तब क्या सिचुएशन बनेगी? ये 8 का फैक्टर होगा और इसमें 2 का मल्टीपल ही नहीं आएगा, तो क्या ये ओवरऑल समेशन 8n बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये नंबर ही ऑड हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। और थर्ड देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं ले लेता हूं ऑड प्लस ऑड, अब क्या होगा? अब जब भी है ना, हमें रिमाइंडर या डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करना होता है, तब हम ऑड नंबर्स को कैसे कंसीडर करते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा। 8 लैम्डा प्लस समथिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब 8 लैम्डा प्लस समथिंग क्या होगा? ऑड नंबर चाहिए मुझे, तो 8 लैम्डा प्लस 1 हो सकता है, 8 लैम्डा प्लस 3 हो सकता है, 8 लैम्डा प्लस 5 हो सकता है, 8 लैम्डा प्लस 7 हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होगी क्या ऑड नंबर्स की? नो सर। सारे ऑड नंबर्स इसी फॉर्म में होंगे, 4 फॉर्म में। अब इन ऑड नंबर्स में से हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि हमें 2 ऑड नंबर लेने हैं, तो इन दोनों ऑड नंबर को लेने से काम बनेगा क्या, या इन दोनों को लेने से काम बनेगा क्या, ये चेक करना है, या फिर इन दोनों के कोई कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे उससे काम बन जाएगा। तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। तो अब देखो, 8 लैम्डा प्लस 1 टाइप का नंबर कौन सा होगा? जैसे मान लो 9 ले लिया और दूसरा भी 9 ले लो, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? या फिर 9 का क्यूब करने में हमें दिक्कत आएगी, तो सिंपली लैम्डा को 0 ले लो, 1 1 ले लो, तो 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब क्या 8n का मल्टीपल होगा? नहीं आ रहा है। हाँ सर, नहीं आ रहा है। कुछ ठीक है, क्योंकि बिहेवियर सेम रहेगा। 8 लैम्डा प्लस 1 में तुम लैम्डा की वैल्यू कुछ भी डालो, इसका पूरे का क्यूब करोगे ना, तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि बिहेवियर सेम रहेगा। बट हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हमारा, इसीलिए लैम्डा की छोटी से छोटी वैल्यू पुट करो और क्यूब करके देख लो कि इससे काम बनेगा कि नहीं बनेगा।
समझ रहे हो? जी सर। अब इसमें क्या करोगे, लैम्डा को 0 पुट कर दो तो 3³ + 3³ करके देखो काम बन रहा है क्या हमारा। 3³ कितना होता है, 27 + 27, तो ये 54 हो जाएगा। 54 डिवाइड होता है क्या 8 से? नहीं होता है। तो दो ऐसे नंबर लेने से भी काम नहीं चलेगा। इसको देखो, 125 + 125 कितना हो जाएगा, 250। 250 भी 8 से डिवाइड नहीं होता, इसको भी हटाओ। इसमें 7³ + 7³ करके देख लो, तो उससे पता चल जाएगा ये ले सकता हूँ क्या। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन लेके देखो, इसका इसका कॉम्बिनेशन लेके देखो, इनके कॉम्बिनेशन ले लेके देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। कोई डाउट इसमें? बोलो, समझ में नो आ सर, रहा नो है सर। तुम्हें चल क्या रहा है ये? ठीक है, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। जैसे अब ये 1 है, इसका 1 का क्यूब किया तो 1 आएगा। फिर इसका 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ रहा है, 27। इधर 125, इधर 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 49 × 7 कितना होता है, 343। 343। तो अब इसको इसमें ऐड करो, 28 डिवाइड होता है क्या, नहीं हो रहा है। इसको इसमें ऐड करो, 126 डिवाइड होता है क्या 8 से, नहीं हो रहा है। 1 को इसमें ऐड करो, 344 डिवाइड होता है क्या 8 से, ये डिवाइड हो रहा है। मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसका और इसको ऐड करके देख लो, हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बन रहा हो। 125 और इसको 27 को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, सर हो रहा है, सर हो रहा है सर। 152 हो रहा है। 152 तो हो अब रहा है। 152 है। हाँ, तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको और इसको साथ में ले लो, और इसको और इसको साथ में ले लो। तो हमारे पास क्या क्या चीज आई, अगर दोनों इवन हुए तो काम बन जाएगा, अगर एक इस फॉर्म में हुआ और दूसरा इस फॉर्म में हुआ तो काम बन जाएगा, और अगर ये इस फॉर्म में और इस फॉर्म में हुआ तो काम बन जाएगा। तो 3 केस बनाने पड़ेंगे हमें। अब हमें देखना पड़ेगा कि इवन नंबर्स कितने हैं, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से इवन कितने हैं, 50 है। सही बात है। यस सर, यस सर। और 8 लैम्डा + 1 फॉर्म वाले कितने नंबर्स होंगे, वो हमें देखने पड़ेंगे। वो सीरीज कैसे बनेगी, 1, 9, 17 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर कौन सा आएगा, 97, यही आएगा। 96 में 8 से डिवाइड हो जाता है, और 97 आ जाएगा लास्ट नंबर। अब इस सीरीज में देख लो कितने नंबर्स है। ठीक है, तो उतने टाइप के नंबर, मतलब 8 लैम्डा + 1 टाइप के ये इतने नंबर्स होंगे। फिर ऐसे ही 8 लैम्डा + 3 टाइप के देख लो, फिर 5 टाइप के, 7 टाइप के। तो इस तरीके से फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये केस में आंसर कितना आएगा, 50C2। 50 में से 2 नंबर सेलेक्ट करो, तो हमारा ये जो सिचुएशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। दोनों का क्यूब का समेशन क्या होगा, 8n होगा। कुछ समझ में आया क्या तुम्हें, यस या सर। कैलकुलेशन करें? कैलकुलेशन कर लोगे ना, सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। ओके सर। और फिर या उसके कर, बाद क्वेश्चन लास्ट में फिर n/200 का भी निकालना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, फिर लास्ट में जो नंबर आएगा इसको ऐड करो। फिर दूसरा केस क्या होगा, इसमें देख लो ना, चेक कर लेते हैं, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 97 में, डिवाइडेड बाय 7 करो, 100 डिवाइडेड बाय 7 तो 13। तो ये आएंगे 13 आएंगे, 14 आएंगे, 13 ही आएंगे। इसमें टर्म्स आएंगे, देख लो। तो ये वाला जो केस होगा उसमें क्या करेंगे, 13C1, और इसके कितने टर्म्स आएंगे, ये किससे चालू होगा, 7 से चालू होगा, तो इसमें शायद 12 टर्म्स आएंगे। तो 13C1 12C1 कर देंगे। इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं उसमें से सेलेक्ट कर लो, और फिर तीनों केस को, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 200 करना है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। बोलो तो कैलकुलेशन करूं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यस क्योंकि सर, टाइम कर लेंगे। सकता। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ ग्रिड शोन विच आर नॉट स्क्वायर्स, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। रेक्टेंगल्स कितने होंगे इसमें,
देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस कितनी है इसमें वो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करो और 1 2 3 4 5 5 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करो। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रेक्टेंगल आ जाएंगे। यस सर। और हमें स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इसमें स्क्वायर भी आ जाएंगे, बट स्क्वायर्स को हमें हटाना है। तो स्क्वायर कितने हैं देख लो, 1 × 1 के कितने स्क्वायर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 24 बनेंगे। अरे हाँ सही है ना। सर, माइनस yes कर sir, देंगे। फिर देखो 2 × 2 के कितने बन रहे हैं, एक ये बनेगा, ठीक है। फिर ऐसे दूसरा बनेगा यहाँ पे, और ऐसे ऐसे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे बनेंगे। और उसी के नीचे ये वाले 5 बनेंगे और उसी के नीचे ये वाले 5 बनेंगे। तो टोटल 15 स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं। अरे दिख गया ना तुम्हें या नहीं दिखा? दिखा yes सर। sir, ठीक सर है 5 एक into ही। 15 दिखा सर। हाँ, और फिर 3 × 3 वाले देख लो, 3 × 3 वाले कौन से होंगे, ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसे तो एक 4 into 2 8 आ रहा है। हाँ, तो इसके कितने होंगे, 1 2 3 और 4 स्क्वायर। और नीचे जाएंगे तो एक लेयर एक स्टेप नीचे जा सकते हैं, तो 8 आएंगे ये। और फिर 4 × 4 वाले देख लो, तो 4 × 4 वाले कितने आएंगे, 1 2 एंड 3, यही आएगा क्या, चेक करो एक बार। कोई प्रॉब्लम हो तो हाँ बताओ। सर। हाँ सर ये है। बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R-S। R निकालो, S निकालो, सब्ट्रैक्ट कर लो। क्लियर। हाँ सर। yes sir, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ n इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट सो दैट दे फॉर्म अ जीपी। अब देखो इनमें से 3 नंबर्स को सेलेक्ट करना है सच दैट जीपी बन जाए। तो इनके जीपी बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, पावर्स को एपी बनना पड़ेगा। जी सर। yes sir, अगर पावर एपी में होगी तो जीपी बन जाएगी। तो इसका मतलब मुझे करना क्या है, 1 2 3 अप टू 10 इन नंबर्स में से 3 नंबर को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि एपी बन जाए। जितनी मैं यहाँ एपी बना पाऊंगा उतनी यहाँ जीपी बन जाएगी। कोई डाउट? yes no sir, no doubt, और इनमें से एपी कैसे बनेगी, तुम कोई भी 2 इवन नंबर को सेलेक्ट करो, जैसे 2 4 सेलेक्ट कर लिए मैंने, तो इसका मिड टर्म कौन सा आ जाएगा, 3, तो ये एक एपी बन जाएगी। ठीक है, मैंने मान लो 2 8 सेलेक्ट किया, तो इन दोनों का मिडिल टर्म कौन सा आ जाएगा, कितना 5 आएगा, और ये एपी बन जाएगा। और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों ऑड नंबर सेलेक्ट करो, जैसे 3 7 सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मिड टर्म कौन सा आ जाएगा, 5, और ये एक एपी बन जाएगी। बट अगर मैंने एक इवन और एक ऑड नंबर सेलेक्ट कर लिया तो एपी बनेगी क्या, no नहीं sir नहीं बनेगी। बनेगी। ठीक है, तो जब भी हमें नेचुरल नंबर्स में से एपी बनानी हो तो उसका फंडा क्या होता है, या तो 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर लो और उसके बीच में ऑटोमेटिकली एक टर्म आ जाएगा उन दोनों का एम, और वो एपी बन जाएगी। और या फिर क्या करो, 2 ऑड नंबर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर एक ऑड एक इवन करोगे तो कभी भी एपी नहीं बनेगी। कुछ समझ में आया? yes sir, तो या तो क्या करूंगा मैं, बोथ ऑड या फिर बोथ इवन। तो बोथ ऑड कैसे हो जाएगा, 5C2, और बोथ इवन भी कैसे हो जाएगा, 5C2। कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया सर। ठीक है, तो ये फिर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20/5 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वी कॉल अ नेचुरल नंबर ऑड लुकिंग इफ ऑल ऑफ इट्स डिजिट आर ऑड। ठीक है, और क्या बोला है, 4 अरे ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 4 डिजिट का हमें क्या बोला है, ऑड लुकिंग नंबर, मतलब ऐसा 4 डिजिट का नंबर जिसकी सारी डिजिट ऑड हो। तो पहले प्लेस पे कौन आ सकता है, 5 ऑड, सेकंड प्लेस पे भी 5 ऑड, थर्ड प्लेस पे भी 5 ऑड, और इधर भी 5 ऑड। ऑड नंबर्स में 0 नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपली 5 5 से मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। yes sir, clear sir, नेक्स्ट इज द टोटल
number of positive integer solutions of x1 plus x2 plus x3. ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी है, 15 से 20, और 15 पे इक्वल नहीं है, मतलब क्या क्या हो सकता है, 16, 17, 18, 19 एंड 20, यही 5 केस बनेंगे। बोलो हाँ सर। सही है। और हाँ सर, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन बोला है, पॉजिटिव सॉल्यूशन बोला है तो क्या हो जाएगा, ये 15c2 आ जाएगा, इसका इसका कितना आएगा 16c2, इसका आ जाएगा 17c2, इसका आ जाएगा 18c2, इसका आ जाएगा 19c2। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नो सर। बिल्कुल इजी है, कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन तो, हाँ सर। कैलकुलेशन कर लेना अभी बस। चलो नेक्स्ट है, लेट n denotes the number of odd integers between 550 and 800 using the digits। ठीक है, अब देखो 550 दिया है और 800 दिया है, तो इसमें दो केस बना लेते हैं। एक तो 550 से, एक तो डील कर लेते हैं 550 से 600 के बीच में, और दूसरा ले लेते हैं, या इसको बोल देते हैं 599। एक इधर तक चला लेते हैं और दूसरा केस ले लेते हैं 600 से 800। कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो। नो सर। चलो तो इसमें क्या क्या होगा, कितने डिजिट चाहिए मुझे, 3 डिजिट का ही चाहिए ना, तो ठीक है इसको हटाओ। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन कौन आ सकता है इसमें, सर फर्स्ट बिटवीन बोला है तो 6 7 ही आएगा। 6 और 7 ही आ सकता है, और 800 में ये ऑड नंबर नहीं है तो इसको तो हटा ही देंगे वैसे भी। अरे कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर, नो सर। और यहाँ कौन कौन आ सकता है, ऑड नंबर बोला हुआ है, तो कौन कौन आ सकता है, 5 7 और 9। और यहाँ कौन कौन आएगा, कोई भी आ जाए यहाँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो इधर 6 पॉसिबिलिटीज होगी। जी बोलो। सर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। फिर फर्स्ट केस पे आते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, इधर तो फिक्स है 5 आएगा, यस सर। हाँ सर। और इधर क्या क्या आ सकता है, बोलो। सर 4 5 आएंगे, से ज्यादा। 7। 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7, 8 और 9। अच्छा सर, हाँ 5 भी आएगा, यस हाँ सर। सर। ठीक हाँ है, ठीक। 5 आ सकता है ना। और यहाँ कौन कौन आएगा, फिर से वही 5 7 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। इन दोनों को कर देंगे ऐड। कुछ समझ में आया क्या, बोलो। हाँ सर, डीपी भी जैसा ही है। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। इन अ कॉन्वेक्स हेक्सागन 2 डायगोनल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, द नंबर ऑफ दैट डायगोनल्स दैट इंटरसेक्ट एट अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ हेक्सागन। ये कंसेप्ट मैंने 2 दिन पहले ही बताया था। ठीक है, एक डीपीपी में क्वेश्चन है एनहेंसमेंट में शायद। अगर एक हेक्सागन है हमारे पास, और इसमें से हमें क्या करना है, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, और इंटरनल इंटरसेक्शन पॉइंट होने चाहिए। अब देखो दिक्कत क्या होगी इसमें, तुम अगर ऐसे कर दोगे कि सारे डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल लो और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे डायगोनल्स, जैसे ये दोनों डायगोनल्स है, ये दोनों डायगोनल्स इंटरनली इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। कुछ समझ में आया क्या? तो हाँ सारे सर। डायगोनल इंटरनली इंटरसेक्ट करें वो जरूरी नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो हमें क्या करना है, हमें 4 पॉइंट ढूंढने हैं। ऐसे 4 पॉइंट सेलेक्ट करो, उससे क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और हाँ इस सर। क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल होंगे ना, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल तो इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो जितने डिफरेंट मैं क्वाड्रिलेटरल इस पे बना पाऊंगा, उतने ही मुझे इंटरनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। क्या ये स्टेटमेंट तुम्हें समझ आता है? सर बट वो 2 ही लाइन के है ना, 3 लाइन के भी तो हो सकते हैं।
क्या वापस बोलना? इंटरसेक्शन, वो तो 2 ही लाइन की हुई ना। क्वेश्चन में तो दिया है कि 2 डायगोनल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो वहां पे वो 3 वाला केस शायद नहीं आएगा। हाँ, मतलब जब भी अपन ऐसे केस लेते हैं हम मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, और मैक्सिमम कब होगा? जब कोई भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसिडेंट नहीं हो, एक जगह पे नहीं आए। ठीक है, तो वो केस हम अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि अब जैसे ये कॉन्वेक्स हेक्सागन दे रखा है ना, तो अगर मैं रेगुलर वाला ये मैंने बना दिया है, वैसे रेगुलर वाला लोगे तो सारे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आ जाएंगे। यस सर, अरे यस सही सर, है ना? सेंटर में आ जाएगा, सेंटर ठीक में है, आ जाएगा। हाँ, तो रेगुलर नहीं होगा ये। और बाकी है ना, तुम कोई भी 4 पॉइंट ले लो, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, ये ले लिया, और कौन सा ले लें, ये और ये ले लो, चलो। तो क्या बनेगा? एक ऐसा बनेगा क्वाड्रिलेटरल, और इसके दो डायगोनल ड्रॉ करोगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। हाँ सर, क्लियर हो। क्लियर है? तो जब भी ऐसे पूछे इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या होंगे? 6 है हमारे पास वर्टेक्स, उसमें से 4 वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, और जितने डिफरेंट टाइप से 4 वर्टेक्स को सेलेक्ट करोगे उतने क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे, और जितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे उतने ही इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो 6C4 आंसर हो जाएगा बस। जी कोई सर। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 7 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन सो दैट ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 1 बॉल। तो ये केस तुमने पढ़ा होगा। पहली बॉल के पास कितने ऑप्शन है? पहली बॉल्स के पास 3 पर्सन है, 3 ऑप्शन है। ऐसे ही दूसरी बॉल के पास में भी 3 ऑप्शन है, तो टोटल कितने केसेस आ जाएंगे? 3:7। ठीक है, अरे सही है ना? हाँ बट सर। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे वो केसेस जब कुछ लोगों के पास बॉल्स नहीं हो। तो माइनस क्या करूंगा मैं? जब एक पर्सन के पास में कोई बॉल नहीं मिली, तो वो केस कितने होंगे? 3 में से एक पर्सन को सेलेक्ट कर लो और उसको रखो एम्प्टी, और बचे हुए 2 को सारी बॉल दे दो। तो बचे हुए 2 में कैसे केसेस बनेंगे? हर बॉल के पास में अब 2 ऑप्शन होंगे, तो 2 पावर 7 आ जाएगा। बट इसमें वो वाले केसेस भी आ गए जब मोर देन 1 एम्प्टी हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि एक एम्प्टी रखा मैंने लेकिन 2 भी एम्प्टी हो जाए, तो उस केसेस को मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा जब 2 लोग एम्प्टी हो। इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल यूज होगा। तो 2 एम्प्टी वाले में क्या होगा? मैंने सेलेक्ट कर लिया 3C2, मान लो इन दोनों को एम्प्टी रख दिया मैंने, तो हर बॉल के पास कितने ऑप्शन होंगे? एक ऑप्शन होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 पर्सन है तो फिर x1 + x2 + x3 हम्म 7 हो गया, और फिर एटलीस्ट 1 बॉल्स दे रखा है, आइडेंटिकल। तो फिर x1 + x2 + x3 ऊपर डैश इक्वल्स टू 4, उस हिसाब से नहीं कर सकते? बॉल्स आइडेंटिकल नहीं है ना, वो x1 + x2 + x3 आइडेंटिकल वाले केस में करते हैं अपन। ठीक है सर। और सर जब तीनों को ही ना मिलेगा वो वाला केस यहाँ पे नहीं आएगा ना? नहीं, बॉल्स तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना। डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो तीनों को नहीं मिलेगा तो वो तो केस ही नहीं बनेगा। हाँ ये सर समझा सर, थैंक यू सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? n इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2 × 10⁸ एंड विच कैन बी रिटर्न बाय मीन्स ऑफ डिजिट 1 और 2। ठीक है, तो 2 × 10⁸ है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 9 डिजिट्स हो गए हमारे पास। इससे छोटे नंबर बनाने हैं हमें 1 और 2 को यूज करके। तो इससे छोटे नंबर कैसे बनेंगे? ठीक है, 1 डिजिट के बन सकते हैं, 2 डिजिट के बन सकते हैं, ऐसे ही ये कितने हैं? 9 डिजिट का है ना, तो 8 डिजिट तक बन सकते हैं। और जो 9 डिजिट वाला बनेगा वो 1 से स्टार्ट होने वाले 9 डिजिट वाले भी बन सकते हैं। कुछ समझ में आया क्या? यस सर आया। तो 1 डिजिट वाले कितने बनेंगे? 1 और 2 को यूज करना है, तो एक स्पेस है तो केवल 2 आ सकते हैं, या तो 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। फिर 2 डिजिट वाले कितने बनेंगे? 2 × 2 दैट इज 2²। 3 डिजिट वाले 2³ एंड सो ऑन। 8 डिजिट वाले 2⁸। कोई प्रॉब्लम इसमें?
और नहीं सर। 9 डिजिट वाले कितने बनेंगे? इसमें फर्स्ट डिजिट 1 फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इससे छोटा चाहिए मुझे नंबर, तो इधर 2 नहीं आ सकता, तो इधर 1 ले लिया और फिर पीछे चाहे कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इधर भी कितने आ जाएंगे 2⁸ कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नहीं। अब इसका समेशन कर लो, ये क्या बन रही है? जीपी। जीपी का समेशन यहाँ तक जीपी बन रही है, तो ए इंटू आर पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8, -1 अपॉन आर -1, 2 -1 1 हो जाएगा, प्लस 2⁸ बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, अच्छा, पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर्स सच दैट 1/x + 1/y इक्वल्स टू 1/2007 वेयर x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन y। तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करेंगे, हमें x और y के पेयर चाहिए। अब देखो इसमें एक तो चीज कर सकते हैं हम कि बैठ के सोचें कि x और y के क्या कॉम्बिनेशन सेट होंगे, बट वो अपन कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि x y की वैल्यू की कोई लिमिट ही नहीं है। सही बात है। अगर ये न्यूमरेटर में होते तब अपन सोचते कि भाई 1 से स्टार्ट करें और 2007 पे खत्म कर देंगे, बट डिनोमिनेटर में है x और y, तो कितनी भी बड़ी वैल्यू अपन अज्यूम कर सकते हैं, तो इसीलिए हम ऐसे सोच के सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू x की टर्म्स में निकालेंगे ताकि एक वैल्यू हम पुट करें तो दूसरी वैल्यू हमें मिल सके। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो नो सर। सर। चलो, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, y की वैल्यू ये मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। अब इसको है ना, क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 1 से। कोई दिक्कत है इसमें? 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। हाँ। इसमें है ना माइनस कर दो, इसको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो 2007/x से माइनस करके 2007/x से प्लस कर दो। इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? नो सर। चलो इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, डॉट लगा देता हूँ। अब देखो y क्या आएगा, इसको एलसीएम ले लो इस वाले पार्ट को, तो क्या बनेगा, ठीक है? कोई परेशानी नहीं इसमें? नो सर। इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 2007 प्लस, और इसमें x x कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बनेगा 2007 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 2007। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। ठीक है। अब देखो, अब y की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, हमें दे रखा है, और x की वैल्यू भी इंटीजर है, तो y की वैल्यू में ये तो इंटीजर है, मतलब ये भी कुछ इंटीजर ही बनना चाहिए, तभी काम चलेगा। यस सर। और पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ये ध्यान रखना। तो अब x की वैल्यू में क्या लूं कि ये इंटीजर बन जाए, तो बेसिकली मुझे ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ेगी कि x - 2007 हो ना, वो फैक्टर हो इसका 2007 स्क्वायर का। कोई डाउट ओके। इसमें? तो x की वैल्यू मैं ऐसी ले सकता हूं, ध्यान से समझना, 2007 + 1 ये ले सकता हूं मैं, या क्या ले सकता हूं 2007 प्लस, ऐसे कोई भी वैल्यू इधर ले सकता हूं जो डिवाइजर हो 2007 के स्क्वायर का, ताकि x - 2007 क्या बन जाए, इस 2007 स्क्वायर को डिवाइड करे बेसिकली। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं इजी लैंग्वेज में कि x - 2007 शुड बी डिवाइजर ऑफ 2007 स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब देखो,
तो y की मुझे कितनी, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए y की नंबर ऑफ वैल्यूज। तो y की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेगी, जितने बार x माइनस 2007 डिवाइजर होगा 2007 स्क्वायर का। समझ में यस आ रहा सर। है कुछ? ठीक है, तो बेसिकली ये कितनी बार डिवाइजर होगा 2007 स्क्वायर का, जितने डिवाइजर 2007 स्क्वायर के एग्जिस्ट करते हैं। जितने डिवाइजर 2007 स्क्वायर के एग्जिस्ट करते हैं उतने ही डिवाइजर, उतने ही x माइनस 2007 पॉसिबल होंगे और उतनी ही y की वैल्यू पॉसिबल होगी। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया किसमें, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2007 स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइजर कैसे होने चाहिए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, x लेस देन y होना चाहिए। ऐसे जो डिवाइजर होंगे वो हमें देखना है कि कितने डिवाइजर होंगे। अब 2007 स्क्वायर के डिवाइजर कैलकुलेट करना तो तुमने सीखा ही होगा। डिवाइजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर दो। प्राइम फैक्टर करोगे तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो 3 की कितनी पावर्स आएगी देखो, 2007 को 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, ये आएगा। और इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, 223। ऐसे लिख सकता हूँ 2007 को, और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये ऐसे आ जाएगा 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 यस सर। ये क्लियर है? अब ध्यान से समझना, अब मुझे चाहिए फैक्टर ऑफ 2007 स्क्वायर। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, फैक्टर सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 की पावर्स को सेलेक्ट करेंगे और 223 की पावर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब पावर्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो 0 पावर सेलेक्ट कर सकते हैं या 1 2 3 4। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, 5 पावर सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ कितनी पावर सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी है, 0 1 और 2। तो इसमें 3 केस बनेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। उतने तो आ गए डिवाइजर, बट इसमें एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो डिवाइजर्स आएंगे ना, उसमें कुछ डिवाइजर्स इक्वल भी आएंगे। जैसे देखो, इसमें एक डिवाइजर ऐसा भी आएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 3 स्क्वायर। तो इसके लिए ना, ये डिवाइजर के लिए वैल्यू जो x और y की है वो इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये बराबर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको। कोई डाउट है इसमें? क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसी वैल्यू आ गई कि जहां मैं x पुट किया और y पुट किया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, x और y की वैल्यू, तो वो केस हमें लेना नहीं है। वो केस किससे बनेगा, जब ये इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। तो इस केस को मुझे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। कुछ समझ में आया क्या तुम्हें, या नहीं आया? सर वो सब्सट्रैक्ट वाला समझ नहीं आया। सर वापस यहाँ पे बता। सर एक साइड में 3 स्क्वायर, एक साइड में 2 2 3 स्क्वायर, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मतलब यहाँ पे बस एक ही केस होगा जहाँ पे 3 इंटू 2 2 3 एक साइड में, 3 इंटू 2 2 3 एक साइड में, इसलिए -1 की। हाँ, वो केस -1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू तुम पुट करोगे ना इसमें, यहाँ पे x की वैल्यू, तब क्या होगा, x और y की वैल्यू सेम आ जाएगी। हाँ सर, समझ गया सर। ठीक है, x और y की वैल्यू इसमें सेम आ जाएगी। अब पुट करके देख सकते हो तुम, y को x पुट कर दो तो क्या बनेगा, x माइनस 2007, और x माइनस 2007 इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2007 स्क्वायर इक्वल्स टू 2007 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 2000 इंटू 2। ठीक है, तो वही वैल्यू वहां पे बन रही है, ध्यान से देखोगे तो, ये वाली इधर। ठीक है, तो वो सेम सेम चीजें आ जाएगी और वो नहीं चाहिए हमें, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा इधर। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब डिवाइजर होंगे ना, तो डिवाइजर देखो कैसे होगा। जैसे मान लो 6 का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। 6 के डिवाइजर क्या होंगे, 1 2 3 6। तो मुझे है ना 1 चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन 2 के करस्पॉन्डिंग 3 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर ये x होगा तो ये y मिल जाएगा मुझे, और ये y होगा तो ये x मिल जाएगा। तो मुझे सारे डिवाइजर नहीं चाहिए, मुझे इसके आधे डिवाइजर चाहिए। ये समझ आ रहा है तुम्हें? क्योंकि हमें x और y को अलग अलग नहीं लेना है।
क्योंकि x इज ग्रेटर देन y है, मतलब 1 3 और 3 1 दोनों सोल्यूशन अलग अलग नहीं है, ये एक ही सोल्यूशन होंगे, क्योंकि जो बड़ा होगा उसको y कंसीडर कर लेना पड़ेगा मुझे। कोई डाउट यस सर, इसमें? समझ में आ रही है सर। ठीक है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 और 3 वाला केस है, ठीक है, 2 3 वाले केस में अगर y बड़ा है तो यही 3,2 y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 2 होगी, इसका उल्टा नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आंसर होना चाहिए इसका। कुछ समझ में आ रहा सर है क्या? एक डाउट है इसमें, सर एक डाउट हाँ है इसमें, जो हम -1 किए वो तो एक हाँ पर्टिकुलर केस था कि 3 इंटू 2 टू 3 एक साइड में और एक साइड में 3 इंटू 2 टू 3, पर हाँ वो केसेस तो मतलब वो केसेस आइडेंटिकल थे, इसलिए एक बार माइनस करके हम उस केस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए। हम्म नहीं मतलब मुझे लग रहा था कि वहां पे -2 होने से हम बाई 2 कर सकते थे, -1 को हम अलग से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो बस लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले देखा नहीं था 3 इंटू 2 टू 3 और 3 इंटू 2 टू 3 दोनों से इनको रीअरेंज नहीं कर सकते। ये सर समझ गया सर। देखो, इसको है ना, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना तुम। ठीक है, एक बार ट्राई करना, अभी एक टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 9:15 पे दूसरी क्लास भी थी, तो आज के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं। मुझे तुम्हारा डाउट थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर तुम है ना इसको वापस सोचना, तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएगा ये। ये ठीक सर है, एक्चुअली क्लियर हो गई है सर, क्योंकि 3 इंटू 2 टू हाँ 3 दो साइड में अगर इक्वल है तो वो ऑलरेडी आइडेंटिकल हो चुके हैं, उनको रीअरेंज नहीं कर सकते, तो एक ही टोटल केसेस बन रहे हैं, तो उन्हीं को हाँ। सब्ट्रैक्ट करना। ये सर समझ गया सर। तो ठीक है, तो अभी आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट तुम्हारा जो एक और पेपर है ना, वो कल डिस्कशन रख देते हैं 11 PM पे। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।